हेलो स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्रीवियस जो डिस्कशन था उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। पिछले डिस्कशन में हमने देखा था साल्ट मार्च, डांडी मार्च जिसको बोला गया, उसके फीचर्स देखे। सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ कर दिया गया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखी, ये सब चीज़ें हमने देखी। आज इस चैप्टर में या इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, यानी मूवमेंट में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट्स किया और उनकी सोच क्या थी, उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे, उनके व्यूज़ क्या थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, किस तरह से उनके गांधी जी से या इंडियन नेशनल कांग्रेस से उनके रिलेशन थे और क्या क्या उनके एक्टिविटीज़ थी, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का डिस्कशन है वो बेसिकली आधारित रहेगा, 4 इसके आधार रहेंगे। सबसे पहले कंट्री साइड्स जो पीजेंट्स हैं, कंट्री साइड पीजेंट्स को हम 2 में बांटेंगे, पहला रिच और दूसरा पुअर यानी टीनेंट्स। दूसरा हमारा इसका जो आधार रहेगा वो रहेगा बिजनेसमैन। बिजनेस को हम 2 एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, एक तो बिजनेसमैन कॉरपोरेट्स और एक इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स। तीसरा हमारा रहेगा पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। आज के डिस्कशन में हम ये तीनों देखेंगे, तीनों को एक एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कंट्री साइड पीजेंट्स। कंट्री साइड पीजेंट्स में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम रिच पीजेंट्स कम्युनिटी। सबसे पहले करेंगे रिच पीजेंट। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ जो उस समय तत्कालीन जो भारत था 1930s का, सिविल डिसओबीडियंस के समय का, तो उस समय जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटी थी उस समय गुजरात में हुआ करते थे पाटीदार। गुजरात में पाटीदार आज भी हैं, पाटीदार। इसके अलावा हरियाणा और यूपी, वेस्टर्न यूपी में जाट। ये क्या थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, इनके पास बड़ी बड़ी भूमि होती थी और बड़े पैमाने पर ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते थे। तो इनका जो रोल था वो मूवमेंट में कैसा था, एक्टिव रोल। अब इन्होंने बोला ऐसा, इनके साथ ऐसा बोला क्या हुआ कि इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट्स किया इसमें मूवमेंट में। उसका कारण ये था क्योंकि इनके पास लैंड की जो ओनरशिप थी वो ज़्यादा की थी, इसलिए ये उसमें उगाते थे कमर्शियल क्रॉप। क्रॉप्स अच्छी बात है, कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उस समय यदि आपने प्रीवियस क्लास की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो की नहीं, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन। याद आया होगा आपको, जर्मनी की बात। एक ब्रेड के टुकड़े के लिए कैसे लोग पूरी गाड़ी पैसों की भर के लेके जाते थे, इन्फ्लेशन इतने पैमाने पर हो गया था। तो भला भारत उससे कैसे बच सकता था, क्योंकि भारत तो उस समय कॉलोनी था यूके की, यूके को डायरेक्टली, इंडिया को डायरेक्टली यूके गवर्न कर रहा था।
तो उस चीज़ का इम्पैक्ट यहाँ हुआ। इम्पैक्ट कैसे हुआ? जो बड़ी बड़ी कम्युनिटी या रिच पीजेंट कम्युनिटी थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, उनका हुआ क्या, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनकी कमर्शियल क्रॉप की कीमतें क्या हो गई, डाउन हो गई। कमर्शियल जो रेवेन्यू था, या आप ये मानो उनकी जो कीमत थी वो डाउन हो गई। अब डाउन जब कीमत होगी, आप यहाँ लिखिए लो प्राइसिंग। लो प्राइसिंग होगा तो उनको जो रेवेन्यू जनरेट होगा या कैश जो इनकम होगी वो कैसी होगी, लो हो जाएगी। कैश इनकम रेवेन्यू जो है वो उनका कैसा होगा, लो होगा। अब भला एक चीज़ बताइए, जब कैश इनकम लो हो गई, उनकी इनकम जो लो है वो लो हो गई, तो फिर उनको जो रेवेन्यू देना पड़ता था, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू सिस्टम था ना। गवर्नमेंट क्या थी, ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जमींदार को ज़मीन दे देते थे कि आपको सालाना इतना रेवेन्यू या इतने रेवेन्यू के तौर पर इतना पैसा या इतना अनाज हमें देना है। लेकिन ये तो कमर्शियल क्रॉप उगाते थे, इनकी कोई वैल्यू थी नहीं। यदि ये बिकेंगे तो वैल्यूएबल है, नहीं बिकेंगे तो ये तुरंत ही खराब हो जाती हैं। कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कपास, गन्ना, ये सब चीज़ें। तो जब इनकम लो हो गई तो इसके बाद में मेजर्स ये लेने चाहिए थे कि इनको जो रेवेन्यू देना होता था, किसको, इनके जो मालिक थे वो कौन थे, अंग्रेज। अंग्रेजों को उसमें कमी होनी चाहिए थी, एज पर रूल उसमें क्या होना चाहिए था, कमी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार के रेवेन्यू में कटौती की कमी नहीं, या कटौती में कटौती के ऊपर वो एग्री नहीं हुए। इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये जो रिच पीजेंट है इनमें तो असंतोष होगा ना, इनमें डिससेटिस्फेक्शन होगा, तो ये दिक्कत हुई। तो इससे इनकी कैश जो इनकम है वो क्या होगी, डिसअपियर होगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, इनको मौका मिल गया। कौन सा, 1930 में एक मूवमेंट हुआ, कौन सा, जिसको हम पढ़ रहे हैं, सिविल डिसओबीडियंस। तो उसके ये बहुत ही एंथुजियास्टिक सपोर्टर बन गए, ये उनको सपोर्ट करने लग गए। तो आपने इनका रोल पढ़ा, ये बिल्कुल ही उनके खिलाफ हो गए अंग्रेजों के। अब खिलाफ होने के बाद में हमने सिर्फ ग्राउंड पढ़ा कि क्यों हुए। जब ये खिलाफ हो गए तो इनकी एक्टिविटी क्या हुई, क्या किया इन्होंने क्या किया, इन्होंने मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, जगह जगह रैली ऑर्गेनाइज की, मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। उसके अलावा रैलीज ऑर्गेनाइज की। इसके अलावा जो रिलेक्टेंट मेंबर्स थे, यानी व्यापारी, कुछ लोग ऐसे भी थे ना कि रहने दो कि जो हो गया देखा जाएगा, हम किस लिए इसमें इस पचड़े में पड़े, उनको भी इन्होंने फोर्स किया और ज़बरदस्ती मूवमेंट का हिस्सा उन्होंने बनवाया। तो इस हिसाब से इनका जो पार्टिसिपेशन था ये बहुत अच्छा था। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट आपको पता है 1931 में गांधी जी ने क्या कर दिया था, कॉल ऑफ द मूवमेंट को बंद कर दिया था, स्थगित कर दिया था। क्यों? क्योंकि गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, फिर दोबारा आकर फिर से रीलॉन्च किया गया था। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या हुई कि गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ करने से पहले इन रिच पीजेंट्स के जो कंसर्न थे उनको एड्रेस नहीं किया। मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं रखी गई जिससे अंग्रेजों से ये शर्त रखी जाए कि आप जो हमारे जमींदार लोग हैं उनके रेवेन्यू में किसी प्रकार की कटौती आप करें। इससे होगा क्या, ये सोचेंगे यार हमने तो साथ दिया, पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, फिर भी हमारी मांग को जगह नहीं दी गई। तो फिर दोबारा जब रीलॉन्च हुआ 1932 में, कब, जब गांधी इरविन के बीच में किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं हो पाया तो दोबारा रीलॉन्च किया। रीलॉन्च करने के बाद में जरा आप बताइए ये इसका साथ देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो इस तरह से इनका कारण ये रहा, इनकी एक्टिविटी रही, और रीलॉन्च के दौरान भी इनकी एक्टिविटी ये रही। अब हम शिफ्ट करते हैं, दूसरा है आपका पुअर पीजेंट्री। पुअर पीजेंट्री का कंसर्न समझने के लिए हमें उस समय की तत्कालीन जो सिनेरियो था उसको समझना पड़ेगा। मूवमेंट चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस, रिच पीजेंट्री उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, ये आपने समझ लिया। पुअर पीजेंट्री जो थे उनका इंटरेस्ट अलग था इनसे,
किस प्रकार अलग था? क्योंकि ये पुअर जो पीजेंट्री होते हैं ये बेसिकली उस समय होते थे स्मॉल टीनेंट्स। स्मॉल टीनेंट्स। अब ये टीनेंट्स वाला क्या है, मैं आपको डिटेल में एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ मैं एक फॉर्मूला, एक चार्ट या एक प्रोजेक्ट की मदद से बताता हूँ आपको। ये सबसे ऊपर अंग्रेज हो गए आपके गवर्नर जनरल, ठीक। इसके नीचे दुनिया भर के क्या होते थे, ये सब मान लो आप लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स हर प्रांत में, हर प्रोविंस में अलग अलग लैंडलॉर्ड्स दुनिया भर के होते थे। गवर्नर जनरल लैंडलॉर्ड्स को ये बोलता था कि भाई ठीक है, आप आपके अंडर में ये 10, 20, 50 गांव है, इसकी ज़मीन आपके अंडर में है, इसमें से जो रेवेन्यू होगा उसका कुछ पार्ट आप हमें देंगे, फिक्स कर देते थे ये। अभी मैंने आपको इनके और इनके रिलेशन के बारे में बताया कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इनकी कमर्शियल क्रॉप्स थी वो लेस हो गई और ये रेवेन्यू देने में असमर्थ थे, तो इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये क्या करते थे लैंडलॉर्ड्स, जो जैसे इनके पास 10, 20, 30 गांव का एक लैंडलॉर्ड्स होता था, उसमें से कुछ छोटी छोटी जमीन के टुकड़े छोटे किसानों को दे देते थे। किस पे? किराए पे। उन्हीं को बोला जाता था टीनेंट्स। उनको बोलते थे कि आप इस जमीन में साल भर उगाएंगे और इसमें से कुछ हमें देंगे। जैसे मान लो आपके पास 100 क्विंटल कोई वजन होता है, उसमें से आप क्या देंगे? 10वां हिस्सा, या बोलेंगे 1/13वां हिस्सा, ऐसा हिस्सा फिक्स कर देते थे। तो इतना हिस्सा आप देंगे। तो अब आपको स्मॉल टीनेंट्स, लैंडलॉर्ड्स और गवर्नर जनरल या ब्रिटिशर्स के बारे में रिलेशन हैं वो समझ में आ गए होंगे। इनके इंटरेस्ट किससे थे? इनको सीधा अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं था, ये अंग्रेजों से तो डील ही नहीं करते थे, ये डील करते थे किससे? लैंडलॉर्ड्स से। तो लैंडलॉर्ड्स की स्थिति ये समझ नहीं पाते थे और ना लैंडलॉर्ड्स इनकी स्थिति समझ पाते थे। जब डिप्रेशन हुआ, यानी मंदी जब आई, ग्रेट डिप्रेशन, उसमें कमर्शियल क्रॉप ही नहीं और भी जो क्रॉप्स थी वो भी फेलियर हो गई। उसी समय एक फेमिन भी आया, एक अकाल भी पड़ा। तो उससे हुआ क्या कि जो क्रॉप्स थी ना वो फेलियर हो गई। क्रॉप फेलियर जब हो गई तो स्मॉल टीनेंट्स तो ये चाहेंगे कि जो हमने लैंडलॉर्ड से ज़मीन ली है उसमें हमें किसी प्रकार का कोई रेवेन्यू ना देना पड़े। मीन्स ये चाहते थे कि हमें जो भूमि मिली है वो अनपेड रेंट हो, उसका हमें किसी प्रकार का पेमेंट ना करना पड़े। अनपेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। लेकिन लैंडलॉर्ड तो बेचारे खुद ही बंधे हुए थे पहले से, तो इनके कंसर्न अलग थे, इनके कंसर्न्स अलग थे। ये अलग हिसाब से सोचते थे, ये अलग हिसाब से सोचते थे। इसलिए ये ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन इनका नहीं था। ये नहीं बोल सकते कि किया नहीं, किया तो था लेकिन इतने एक्टिवली नहीं, क्योंकि इनके डायरेक्ट इंटरेस्ट उससे सर्व नहीं हो रहे थे। अब क्योंकि इस मूवमेंट को लीड कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके अलावा वहां उस समय की राजनीति में एक फ्रंट और हुआ करता था, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट लीडर उस समय थे M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। इनकी डिमांड क्या थी कि ये मांग उठाते थे किसकी? पुअरर की, यानी जो सबसे डिसएडवांटेज सेक्शन होता था, डिसएडवांटेज्ड सेक्शन जो होता था उसकी ये डिमांड उठाते थे, उनको ये फॉलो करते थे। इनकी डिमांड क्या हुआ करती थी? कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट की थ्योरी यदि आप समझें और थोड़ा सा याद रखें तो उसका मतलब ये हुआ, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचार करते थे किस चीज़ पर? कि जितने भी रिसोर्सेज हों, अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी हैं, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके कंसर्न अलग थे, वो नहीं चाहेंगे ना कि हमारी प्रॉपर्टी किसी दूसरे आदमी के साथ हम शेयर करें। तो ये क्या करते थे, इन्होंने, पुअर पीजेंट्री ने इस मूवमेंट्स की तरफ कम आकर्षित हुए, ये बजाय इसके वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो एक्टिविटी थी उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, क्योंकि उनको लगा कि ये हमारा ज़्यादा भला कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं किया। इनके कुछ लोगों ने अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया, रेडिकल मूवमेंट किए इन्होंने रेडिकल मूवमेंट किया, यानी मूवमेंट में हिस्सा लिया ओवरऑल हम देखें तो। लेकिन अब कांग्रेस का स्टैंड क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैंड, उसका स्टैंड भी तो हमें समझना पड़ेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैंड ये था कि वो रिलेक्टेंट थे कि हम पुअर पीजेंट्री को इसमें मिलाएं। क्यों, जरा सा सोचिए। सब चीज़ें तो मैंने आपके सामने रख दी, आपको समझ में भी आ गया होगा। वो नहीं चाहते थे कि हम किसी भी प्रकार से जो रिच पीजेंट कम्युनिटी है उनको नाराज करें, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो रिप्रेजेंटेशन था वो किसका था, रिच पीजेंट का। पुअर पीजेंट्री को तो किसने मिलाया, गांधी जी ने। तो ये एक कंसर्न था उनका, यानी वो अपसेट नहीं करना चाहते थे किसको, रिच पीजेंट को। किस वजह से, यदि इंडियन नेशनल कांग्रेस पुअर पीजेंट्री के कंसर्न को एड्रेस करती है या उनके जो कंसर्न है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करती है, तो रिच पीजेंट्री जो है वो नाराज हो जाएंगे उनसे। तो इसलिए इन्होंने डिसएडवांटेज जो सेक्शन है इनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस वॉज फुली अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट, यानी इनका कंसेप्ट था नो रेंट का, कि हमें किसी प्रकार का रेंट ना देना पड़े। लेकिन कांग्रेस इस बात के लिए कतई राजी नहीं थी। इसलिए जो कांग्रेस की स्थिति थी वो कैसी थी, अनसर्टेन, क्योंकि दोनों को रिलेशन के बीच में बैलेंस करना था ना उसको। कांग्रेस हैड टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन पुअर पीजेंट्री एंड रिच पीजेंट्री। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा था उनके सामने, कांग्रेस के सामने। तो ये मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने डिटेल से डिस्कस कर ली। अब इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं इसमें। अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस सेक्ट। बिजनेस क्लास की यदि हम डिस्कस करें, जो व्यवसायी वर्ग था उसको डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल वो देखते हैं। तो जब हम 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिस्कस कर रहे थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि 1914 से 1980 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि इंडिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी आयात और निर्यात जो विदेशी था वो क्या हो गया, डाउन हो गया। इंपोर्ट डाउन हो गया था, एक्सपोर्ट तो बढ़ गया था। एक्सपोर्ट क्या हो गया था, बढ़ गया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडियंस जो थे उन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया, ह्यूज प्रॉफिट उन्होंने गेन किया। लेकिन जब 1918 में, अब कैसे कमाया ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली अच्छे से, तो यहाँ डिस्कस करना व्यर्थ होगा। तो 1918 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, नॉर्मल कंडीशन हुई, फिर दोबारा से अंग्रेज जो थे उन्होंने फिर से इन पे रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया, इंग्लिश रेस्ट्रिक्शन कैसे होता था कि इन पे बोल दिया कि आप इतना टैक्स देंगे। जब अंग्रेज उधर बिजी हो गए थे, फ्री हो गए थे, इन्होंने बड़ा प्रॉफिट गेन कर लिया। लेकिन जब वहाँ से अंग्रेज फ्री हुए, वापस इधर उन्होंने ध्यान दिया तो इन पर वो लगाना शुरू कर दिया। दूसरी बात, इंपोर्ट बढ़ गया, क्योंकि जो प्रोडक्शन इंग्लैंड में होता था उस प्रोडक्शन की दोबारा से वही फ्लो चालू हो गया, तो इनकी वैल्यू, फिर इनके जो प्रोडक्ट थे उनकी वैल्यू कम हो गई। और इन्होंने देख रखा था बिजनेसमैन ने कि यदि स्वराज यदि आता है, क्योंकि स्वराज की डेफिनेशन सभी की नज़र में अलग अलग थी। किस प्रकार अलग अलग थी हमने देखा था। बिजनेसमैन चाहते थे कि हमारी इंडस्ट्री अच्छी चले, फॉरेस्ट जो डिवेलपर्स थे वो चाहते थे कि हमें हमारी जो फॉरेस्ट राइट्स हैं वो मिले, गरीब लोग चाहते थे कि हमारे खेती का ये मिले, प्लांटेशन वाला समझते थे कि हमें सिर्फ यहाँ से जाने को मिल जाए। तो सबकी डेफिनेशन अलग अलग थी। ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्वराज की जो कंसेप्ट था उसके तहत इन्होंने फील किया था कि बिजनेसेस जो हैं वो कब चलेंगे, जब यहाँ इंडियन गवर्नमेंट होगी या हमारा कंट्रोल यहाँ होगा। तो इनके डायरेक्ट इंटरेस्ट जो थे वो सर्व होते थे किससे, इस
आपके मूवमेंट से। तो इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। एक्टिवली पार्टिसिपेट रिच ने भी किया और बिजनेसमैन ने भी किया। इस पार्टिसिपेशन के दौरान या इससे कुछ पहले इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किए थे। उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। और फिर 1927 में इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया जो था फिक्की। आज भी है ये फिक्की, आज भी एग्जिस्टेंस में है। फेडरेशन, इसका नाम याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नाइनटीन 1927 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया। दोनों के हेडक्वार्टर उस समय कहाँ थे? मुंबई में। ठीक, अब ये किसके तत्वाधान में या किसके लीडरशिप में ये एस्टेब्लिश किए गए? तो उस समय प्रोमिनिएंट लीडर थे इंडस्ट्रियलिस्ट। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे? एक तो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, एक ही नाम हुआ ये। और एक थे जीडी बिरला, नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इनके अलावा और भी कई इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो ब्रिटिश जो कंट्रोल था, कॉलोनियन जो कंट्रोल था, उससे परेशान थे। वो चाहते थे कि हमें छुटकारा मिले जो ब्रिटिश कॉलोनियन जो कंट्रोल है उससे। कॉलोनियन कंट्रोल से वो क्या करना चाहते थे? छुटकारा पाना चाहते थे वो। तो इन्होंने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडियन जो सिविल डिसोबीडियंस था उसको उन्होंने इस तरह से देखा कि ये जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसको सपोर्ट देगा। सपोर्ट कब मिलेगा? जब स्वराज का कंसेप्ट आएगा। इंडियन इकोनॉमी, सॉरी। अब अपने एक्टिव रोल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिया हेल्प दी। कैसी? जो फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा जो इंपोर्टेड जो गुड्स था उसको इन्होंने डिनाई कर दिया कि हम इसमें व्यापार नहीं करेंगे। और सेल्फ मेड जो गुड्स था उसका इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। तो ये उनका एक्टिवली रोल था, क्योंकि उनका मानना था कि कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन जो बिजनेस पे लगे हैं वो यदि एग्जिस्ट नहीं करेंगे तभी इंडियन इंडस्ट्री या इंडियन बिजनेसमैन या इंडियन इकोनॉमी फ्लोरिश होगी। ये उनका कंसेप्ट था, इसीलिए उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ये हमने देखा इंडस्ट्रियलिस्ट का रोल। अब हुआ क्या कि जब राउंड टेबल का वापस वहीं आएंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हो गया तो बिजनेस ग्रुप की जो मांग थी वो किसी प्रकार से रखी नहीं गई वहाँ।
क्यों? क्योंकि गांधी जी अच्छी तरह से जानते थे कि ज़्यादा जो मास पीपल वर्ग जो है वो पुअर पीजेंट्री है, बिजनेसमैन और रिच पीजेंट्री तो बहुत कम रेशियो है इनका। तो उन्होंने जितनी भी मांगे रखी वो ज़्यादा पुअर पीजेंट्री से कंसर्न रखी। तो ये अपने इंटरेस्ट की बात जब नहीं रखी गई, सेम वही बात, तो ये इतने उदास हो गए, इतने प्रभावी नहीं रहे जितने कि वो पहले थे, एंथुजियास्टिक उतने नहीं रहे, इनका जो एंथुजियाज्म था वो कम हो गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने के बाद में फिर से जब उन्होंने रीलॉन्च किया 1932 में, तो इन्होंने फिर से पार्टिसिपेट करना उसमें उचित नहीं समझा। इसके अलावा इनका एक कंसर्न और था कि उस समय सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, इनमें यूथ लोग ज़्यादा ज्वाइन कर रहे थे, ज़्यादा रेडिकल हो रहे थे। तो वो ये लोग इनके और इनके जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल अपोजिट है। क्यों? बिजनेसमैन चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी पर कुछ आदमियों का हक हो, और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट की जो विचारधारा आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल अलग है। उनका मानना है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब सभी रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। तो ये चीज़ है कि इसमें प्रॉब्लम हो गई, ये भी एक कंसर्न था। और आपको पता है कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी इसमें भाग ले रहे थे सिविल डिसोबीडियंस में। तो किस तरह से एक दूसरे के इंटरेस्ट एक दूसरे से ओवरलैप करते थे, तो ये दिक्कत थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के सामने, और मूवमेंट को लीड करना बहुत ही बड़ी चुनौती था उस समय। अब हम इसमें रोल डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर, इनका क्या रोल था? देखो, डायरेक्ट इनके किसी प्रकार के जो इंटरेस्ट हैं वो सर्व नहीं होते थे, तो इन्होंने किसी प्रकार से एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। इन्होंने नो एक्टिव पार्टिसिपेशन आप लिख सकते हैं इसमें। लेकिन कंप्लीटली यदि ये बोलें कि इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं किया तो ये अतिशयोक्ति होगी या ज़्यादा बात होगी, क्योंकि नागपुर रीजन के कुछ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि वही बात है ना, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। तो एक्सेप्शनल केस में नागपुर जो रीजन था उसके जो वर्कर्स थे उन्होंने काम इसमें किया, क्योंकि इनके डायरेक्ट इंटरेस्ट इसमें सर्व नहीं हो रहे थे, इसलिए इन्होंने नहीं किया। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया, इन्होंने गांधीयन जो आइडियोलॉजी थी, गांधीयन आइडियोलॉजी या गांधीयन प्रिंसिपल, उनको फॉलो किया। कौन कौन से प्रिंसिपल थे? जैसे उन्होंने गांधी की द्वारा बनाई हुई कैप पहनी, उन्होंने विदेशी जो माल था, फॉरेन जो गुड्स था उसका बायकट किया, उसको बायकट इन्होंने बोला। इसके अलावा गांधी जी मूवमेंट करते थे लो वेजेस के खिलाफ, मूवमेंट ऑन लो वेजेस के अगेंस्ट भी गांधी जी मूवमेंट करते थे, तो इनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो गांधी जी ने सभी वर्गों को एक साथ लेने का प्रयास किया था। हालांकि सभी के इंटरेस्ट एक दूसरे से कन्वर्ज होते थे, तो इसमें बैलेंस बिठाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके अलावा कुछ इंडियन रीजन ऐसे थे जहां इन्होंने स्ट्राइक वगैरह की। एग्जाम्पल के तौर पे आप छोटा नागपुर में क्या हुआ, कुछ माइंस जो वर्कर्स थे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी माइंस मिलती है ना, कोल्स और आयरन वगैरह डिपॉजिट हैं, तो वहाँ ये सब एक्टिविटी होती थी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो वहाँ के लोगों ने गांधी ने आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए स्ट्राइक वगैरह की। रेलवे जो वर्कर्स थे उन्होंने भी कुछ पार्टिसिपेशन इसमें दिखाया, उन्होंने भी प्रोटेस्ट की, रैली की, और जो विदेशी कंपनी थी उनको बायकट किया। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अप्लाई की। हालांकि कांग्रेस जो थी वो रिलेक्टेंट थी, किस लिए? वो नहीं चाहती थी कि जो वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर हैं, उनकी डिमांड को हम ऐड करें हमारे मूवमेंट के एजेंडा में।
डिमांड्स एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम। मीन्स ये नहीं चाहते थे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो वर्कर हैं उनकी जो डिमांड है हम हमारे प्रोग्राम के पार्ट में रखें। क्यों? क्योंकि इससे जो बिजनेस ग्रुप था या एलिट जो ग्रुप थे वो क्या हो जाएंगे, एलिनेट हो जाएंगे, वो इनसे दूर चले जाएंगे। तो बैलेंस की बात तो मैं कर ही रहा हूँ, आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। बैलेंस यदि आप याद रखेंगे तो गरीब और अमीर के बीच में आपको बैलेंस बिठाना है, बस इसी में ठीक हो जाएगा। पुअर चाहे फार्मर हो या गरीब रिच हो, वहीं बिजनेसमैन हो या गरीब मजदूर हो, इन दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, उनके बीच में बैलेंस बिठाने की बात भी होनी चाहिए। एक अलग इम्पोर्टेंट फीचर देखो, हमने अभी तक 4 चीज़ें डिस्कस कर ली इसमें, रिच पीजेंट्री, पुअर पीजेंट्री, बिजनेसमैन और आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब इसमें जो अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो है रोल ऑफ लार्ज स्केल रोल या पार्टिसिपेशन ऑफ, क्या लिखने जा रहा हूँ, आइडिया लगाइए थोड़ा, यस, वुमेन। इस समय की सबसे इम्पोर्टेंट घटना, मैंने आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी पढ़ाया, ये भी बता रहा हूँ। तो इस मूवमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर था वो था वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। कहाँ से हुआ? जब गांधी जी ने सोल्ट मार्च किया था, दांडी मार्च, कब किया था याद होगा, 6 अप्रैल को पूरा किया था, 24 दिन की यात्रा थी, 12 उसको शुरू किया था 12 मार्च को। तो ये साल्ट जो मार्च था, इसमें महिलाओं ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। महिलाओं ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। वो घरों से बाहर निकली, गांधी जी जहाँ जाते थे उनको सुनते थे, उनकी जो रैली करते थे उनमें सम्मिलित होते थे। तो इस प्रकार से इनकी जो भूमिका है वो बढ़िया रही इसमें। इसके अलावा महिलाओं ने क्या किया, अंग्रेजों द्वारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्री या लीकर शॉप वगैरह जो चलती थी या फॉरेन क्लॉथ की जो फैक्ट्री थी, उनको इन्होंने घेराबंदी की, उन पे धरना इन्होंने दिया। इस तरह की एक्टिविटी इन्होंने की। इनमें से कई लेडीज जो हैं वो जेल भी गई। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, साल्ट मार्च जो हुआ, जो गांधी ने दांडी मार्च निकाला था, उसमें एक इम्पोर्टेंट महिला का नाम याद रखना, सरोजनी नायडू। इसका एक्टिवली रोल रहा उसमें। तो ये रोल था, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये था, लूपहोल्स ये था कि जो मैक्सिमम जो महिलाएं थी वो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, या ये बोलो आप हाई कास्ट जो फैमिली थी, हाई कास्ट ऊंची जाति की जो महिलाएं थी वो इसमें पार्टिसिपेट करती थी। लो कास्ट की महिलाओं को इतनी समझ और इतनी परख नहीं थी और उन्होंने इसमें किसी प्रकार का रोल अदा नहीं किया। छुटमुट कहीं एक्सेप्शनल केस हर जगह हैं, लेकिन हम ओवरऑल देखें तो ऐसा नहीं था। रूरल एरिया से रिच फैमिलीज आई और अर्बन एरिया से हाई कास्ट फैमिलीज थी। गांधी जी ने एक बात बोली थी कि राष्ट्र की सेवा करना या नेशन की सर्विस करना किसी भी वुमेन की पवित्र ड्यूटी है, पवित्र कर्तव्य है, स्कैर्ड ड्यूटी। स्कैर्ड ड्यूटी किसने बताया? गांधी जी ने बताया। किसकी? महिलाओं की। किस चीज के लिए? नेशन की सेवा करना। तो इसी आह्वान पर लाखों महिलाएं बाहर आई। लेकिन अब हम दूसरा इसका पक्ष, क्योंकि हर चीज़ हमने देखा कि उनका पार्टिसिपेशन देखा, फिर बाद में उसके फाइनल वो भी हमने देखा। एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया, वो चाहे हाई कास्ट की हो चाहे रिच फैमिली की हो, महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन
उस समय की जो आइडियोलॉजी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हो या गांधी जी की खुद की हो, उनका ये मानना था कि महिलाएं जो हैं उनको चूल्हे तक सीमित होना चाहिए और अपने परिवार के लालन पोषण में ध्यान देना चाहिए। तो ये जो संकीर्ण सोच जो थी, इससे महिलाओं के भी इंटरेस्ट पूरी तरह से विजुलाइज नहीं हो पाए। गांधी जी ने फेवर किया, गांधी जी ने बोला कि महिलाएं जो हैं उनको अपने घर की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए और एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी का रोल अदा करना चाहिए सोसाइटी में। ऐसे विचार थे गांधी जी के। तो इन विचारों से कहीं ना कहीं महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें सुधार होने वाला नहीं था। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो परंपरावादी लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किसी प्रकार की अथॉरिटी वुमेन्स को दी जाए। तो हम इसमें लिख सकते हैं रिलक्टेंसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर इन गिविंग any type of authority in the organization यानी वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को किसी प्रकार की अथॉरिटी दी जाए। तो ये जो संकीर्णता थी, इससे महिलाओं के जो इंटरेस्ट थे वो प्रभावित हुए। ये रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन। अगले पार्ट में हम कुछ लिमिटेशन और डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस के बारे में ही। मैं कई बार इसमें सिविल ओबीडियंस बोल देता हूँ ना, लेकिन है ये सिविल डिसोबीडियंस। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा और जितने प्लेस मैंने इसमें डिस्कस किए, जैसे नागपुर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सबको आप लोकेट करेंगे मैप पर और साथ साथ में वर्क करते चलेंगे तो अच्छे से हम कर लेंगे इसमें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।